मैं तुझे टूटकर चाहूँ ज़नीरा बानो, किस नंबर 14। अरवीना को उसकी बात सुनकर गहरा शॉक लगा था। कैफ़े का हर मंज़र गायब हो गया और वही अब तक सुरेश को देख रही थी। तुम्हें भूल जाऊँ? उसने यूँ ताज्जुब से कहा जैसे ये नामुमकिन सी बात थी। मैं तुम्हें भूल जाऊँ? वो ताज्जुब ज़दा थी कि सुरेश के मुँह से ये सुनना भी नामुमकिन सी बात थी। तुम कहते हो मैं अपनी तमाम रियाज़तें भुलाकर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊँ। तुम चाहते हो तुम चाहते हो कि वह गहरे सदमे में थी। लब थरथरा रहे थे, गाल का ज़ख्म बेख्तियार ही वाज़ेह हो गया था। ज़ुरैज़ ने अपनी दरमियानी उँगली से इसका रुख़सार छुआ। मुझसे जुड़कर तुम्हें क्या मिल रहा है अलवीना? सिर्फ़ ये? उसका इशारा ज़ख्मों की तरफ था। अलवीना रूहान-सी हो गई। तुमसे जुड़कर मुझे तुम मिल रहे हो ज़ुरैज़। तुम हो तो बाकी चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। फिर ये मान लो कि ज़ुरैज़ हसन है ही नहीं। उसने मज़ीद नरमी से उसके दोनों हाथ थाम लिए। वो ग्लासवार के साथ मसनूई पौधे की ओट में थे। काफ़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन कोई उसे पीने का इरादा नहीं रखता था। तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूँ ज़ुरैज़, अलवीना ने बदवक़्त कहा। ज़ुरैज़ सटपटा गया। ओह स्टॉप इट अलवीना। वो अब सता हुआ नज़र आ रहा था। ये कोई किताबी कहानी नहीं है जहाँ दो इश्क करने वाले अफ़राद एक दूसरे के लिए अमर हो जाएँ, तो कुर्बानी देते हैं। क्या तुम अपने शौहर की नज़रों में यूँ ही रोज़ गिरना चाहती हो? क्या तुम मेरे लिए अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को यूँ ही कत्ल कर देना चाहती हो? मैं आज उसे कहूँगी तो वो मुझे तलाक दे देगा ज़ुरैज़। हमारा रिश्ता नापायदार है लेकिन तुम। उसने ज़ुरैज़ के दोनों हाथ थाम लिए। तुम मुझे अपना सकते हो। तुम। मैं शफ़क़ को नहीं छोड़ सकता। उसका लहज़ा कतई था। अलवीना धक से रह गई। उसने सुना, वो कह रहा था, मुझे इस औरत से शदीद नफ़रत है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसके बच्चे की भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे तो अपना सकते हो। अलवीना की इसके हाथों पर गिरफ्त मज़बूत हुई। वो कल शफ़क़ सलमान के नाम से हसद करती थी। आज सिर्फ़ ज़ुरैज़ के लिए शफ़क़ सलमान की सौतन बनने के लिए तैयार थी। ज़ुरैज़ भीगा-सा मुस्कुराया, सर झटका। मैं अच्छा शौहर नहीं बनूँगा। मैं अच्छी बीवी बनूँगी ज़ुरैज़। उसका बस नहीं चल रहा था, वो ज़ुरैज़ के कदमों में बैठ जाती। उसका हाथों को अपने हाथों में लिए वो लबों तक लाई तो टेबल पर रखे ज़ुरैज़ के फ़ोन ने बीप किया। ज़ुरैज़ ने देखे बगैर ग्रीन बटन दबा दिया। करक सी आवाज़ गूंजी। क्या मैं पापा को बताऊँ कि तुम अपनी दाश्ता के साथ बाहर घूम रहे हो? वो चीखी तो ज़ुरैज़ का चेहरा लाल हो गया। अलवीना ने फ़ौरन उसके बाजू छोड़ दिए। शफ़क़। फ़ोन उसने किया था। ज़ुरैज़ ने फ़ौरन सर उठाकर इधर-उधर देखा। ग्लास वॉल के इस पार उसकी कार खड़ी थी और कार के करीब शफ़क़ सुलेमान, इब्तिसादा थी। बाहर आओ डार्लिंग, वरना मुझे पापा को फ़ोन करने में देर नहीं लगेगी। वो खिलखिलाई तो ज़ुरैज़ ने होंठ भींच दिए। फ़ोन पटक कर वो उठा और कुर्सी की पुश्त पर फैलाया कोट उतारा। ज़ुरैज़। अलवीना ने उसे आवाज़ दी। वो उठ खड़ी हुई। कुछ कहना चाहा लेकिन ज़ुरैज़ ने हाथ बुलंद कर दिया। बाद में मिलते हैं अलवीना। और वो लंबे-लंबे डग भरता निकल गया। वो घर वापस आई तो गैराज में बीएमडब्ल्यू खड़ी थी। अलवीना हनान की वो कार पहचानती थी। बिलाल की कार गायब थी। गोया वो भी ऑफिस से नहीं आया था। लेकिन ये हनान की कार, वो मुंतशिर सेहन थी और अब मज़ीद तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। रुखसार के ज़ख्म को महसूस करना चाहा, फिर निडर बनकर अकेली अंदर दाखिल हुई। लाउंज में दाखिल दरवाजे के करीब रखे सोफे पर ही कोई बराजमान था। आहट पर उसने पलट कर देखा तो अलवीना के तासुरात बदल गए। वो मनान था, ऑफिस सूट में मलबूस। वो सोफे पर बैठा सोचों में गलता था। अलवीना को देखकर मुस्कुराया। मैंने आने से पहले फ़ोन किया था। तुमने फ़ोन चेक नहीं किया ना? अलवीना ने हाथ में पकड़े फ़ोन पर निगाह डाली, फिर कदम-कदम चलती अंदर आई। मनान की यूँ अचानक आमद उसे मुतफक्किर कर रही थी। कॉफ़ी? उसने आहिस्तगी से नज़रें मिलाए बगैर पूछा। मनान ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं मैनेजर हन्नान मुस्तफ़ा से 2 घंटे की रिलीफ़ के लेकर आया हूँ। इस दौरान वापस अस्पताल भी जाना है। अलवीना ने इसके फ़िक्रे पर गौर न किया, चुपचाप किचन की जानिब बढ़ गई। मनान सोफ़े से उठा और किचन के दरवाज़े में आ खड़ा हुआ। आज हानिया की डिलीवरी थी, उसने खुद बताया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना छोटा-सा बेटा देखा अलवीना। कैसी है हानिया? रस्मी सवाल। मनाल ने सर हिलाया। बेहोश थी, अब जाऊँगा तो। वो बेहोश थी और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? अलवीना ने बेख्तियार उसे देखा। मनान मुस्कुराया। फूफो हैं उसके पास, फिर मुझे कुछ काम था। अलवीना ने सवालिया नज़रों से उसे देखा।
منان نے چپ چاپ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیا اور کچن کی سلیب پر رکھا۔ میں کافی پینے نہیں آیا الوینا۔ الوینا کا ہاتھ تھام کر اسے کچن سے باہر لے آیا۔ میں نے جب اسے گود میں لیا تو وہ رو رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی کسی چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا ہے؟ وہ روئی کا پھولا آپ کا دل پگھلا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا میں اس کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رہوں، بس یوں ہی، بے وجہ ہی۔ اس نے روینہ کو لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا تو خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں آج باپ بن گیا ہوں الوینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جھوٹ کبھی میرے بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ میں نہیں چاہتا میرا کوئی جھوٹ میرے بچے کی ماں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اس لیے وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، الوینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ تم مجھے کوئی میسج نہیں کرو گی؟ الوینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ منان ہچکچا گیا۔ وہ خط، اس نے نچلا لب کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ خط الوینا، وہ خط میں نے تمہیں لکھے تھے۔ سچ ایک لمحے میں ظاہر ہوتا، لیکن ایسا کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ الوینا نے بے خیالی میں سر اٹھایا، پھر مسکرائی اور کندھے اچکا دیے۔ تو اب تو مجھے بلیک میل کرو گے؟ منان پیکا سا مسکرایا، نفی میں سر ہلایا۔ I'm sorry الوینا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ جائز نہیں تھا، پر مجھے یہ کرنا پڑا۔ چناکے کی آواز کے ساتھ الوینا کے دل میں کچھ ہوا، لبوں پر پھیلی مسکراہٹ ختم ہوئی۔ اس نے سنا، منان کہہ رہا تھا، تم میرے اور ہانیہ کے رشتے میں کے بارے میں جانتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم اما جان کو میری محبت داغدار کر کے دکھاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہاری وجہ سے ہانیہ کو کوئی نقصان پہنچے یا میری محبت پر آنچ آئے، اس لیے میں نے تمہاری کمزوری ڈھونڈی۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، سریز حسن، تم کب اس سے ملتی ہو، کیا کرتی ہو، کہاں جاتی ہو، میں نے سب ریکارڈ کیا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تاکہ وقت آنے پر تمہیں بلیک میل کر سکوں، پر تم تو خود برباد ہو رہی تھی اور ابھی تک اس شخص کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہو۔ مجھے سب کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن آج، اس نے سر اٹھایا، آج جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس سب سے باز آنا چاہیے۔ تم پر یوں نظر رکھنا غلط ہے، تمہارے جذبات سے کھیلنا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں میری پرواہ ہے؟ الوینا نے بات کاٹی۔ منان نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے، جب بھی تمہیں چاہتا ہوں تو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے الوینا۔ تم نے کہا تمہیں مجھ سے محبت تھی؟ الوینا کو اپنی آواز دور گڑھے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منان نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور نادم نظر آیا۔ یہ واحد جھوٹ ہے جو میں نے بولا، صرف اس لیے تاکہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکو اور خود بخود مجھے ساری باتیں بتا سکو۔ You exploited me. تم نے مجھے استعمال کیا۔ وہ دھاڑی، منان چپکا رہ گیا۔ میں غلط تھا، I am so، وہ کہہ رہا تھا لیکن الوینا جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، سر چکرا رہا تھا۔ وہ صوفہ پار کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ الوینا، الوینا میری بات، منان بھی اٹھا۔ الوینا نے عجلت میں سیڑھیاں چڑھی۔ دوسری سیڑھی پر ہی اس کا سر بے اختیار چرایا کہ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منان نے عین وقت پر اسے تھاما۔ وہ ہوش و خرود سے بیگانہ ہو گئی۔ میری جاسوسی کیوں کرتے ہو؟ آپ کی جاسوسی نہیں کروں گا تو زندگی میں اور کیا کروں گا مس جہانداد؟ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کرتا تھا، پھر اب میں جان گیا ہوں کہ محبت ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے۔ الوینا نے نکاہت سے آنکھیں کھولی تو برابر والی کرسی پر ہی منان بیٹھا تھا۔ الوینا کو دیکھ کر مسکرایا تو الوینا نے چہرہ پھیر لیا۔ You are pregnant؟ اس کے ابرو استجاب میں اٹھے۔ زخمی شیرنی تو کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتی، پھر اب کیا؟ الوینا چپ رہی تو منان نے نرمی سے اپنا بایاں ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھا۔ چلے جاؤ، اس کی آواز زخمی تھی۔ بہادر لڑکی تو بڑی سی بڑی بات بھی برداشت کر لیتی تھی، پھر اب کیا؟ تم جیسے دھوکہ بازوں نے اسے موم کر دیا۔ وہ واقعی اس کا مومی وجود نڈھال بستر پر پڑا تھا۔ منان کی نگاہیں جھک گئی۔ مجھ سے غلطی ہوئی الوینا، مگر تمہارے لیے ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اس نے رسان سے الوینا کا ہاتھ تھاما۔ جانتی ہو، جاسیہ بھابھی کی نجی زندگی بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ حنان کے دل میں اس کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ اس کی بھابھی کے لیے عدم توجہی اکثر جھگڑوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ فیکٹری کے ناجائز مال کی لعنت ہے۔ یہ حنان کے رویے کی بابت ہے۔ چند مہینوں پہلے ان کا جھگڑا ہوا۔ حنان غصے میں آ گیا اور منان ہچکچایا۔ ان کا بچہ ضائع ہو گیا۔ الوینا نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور
अब वो दोबारा उम्मीद से है। मनान उसे ही देख रहा था। मैं जानता हूँ बिलाल अच्छा शौहर नहीं है। वो तुम पर चीखता है, गुस्सा करता है, पाबंदियाँ लगाता है। तुम अगर किसी आदमी से मिलती हो तो वो तुम बदकार, लेकिन वो खुद रात दिन ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉय के साथ होता है। फिर भी सही है। नहीं, वो सही नहीं है अलवीना, लेकिन मनान की आवाज़ मद्धम हो गई थी। वो तुम्हारा शौहर है। माना चीखता है लेकिन तुम्हें गाली नहीं देता। गुस्सा करता है लेकिन तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता। तुम इसकी जायज़ बीवी हो, इसके बावजूद किसी और से मिलती हो। उस पर एतराज़ नहीं करता। तुम इस गैर महरम के साथ क्या कुछ करती हो वो नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। क्या तुम्हें उससे ज़्यादा इंसाफ चाहिए? क्या तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ चाहिए? मैंने बिलाल को नहीं चाहा, कभी नहीं। मैं नहीं कह रहा कि तुम उसे चाहने लगो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकियों को चाहना छोड़ दो। मनान कुछ सोचकर बोल रहा था। अवीना भाग गई। वो मनान को देखकर रह गई। उसी लम्हे बाहर राहदारी में भारी कदमों की आहट गूंजी। दरवाजा एक झटके से खुला और बिलाल अंदर आया। फिर ठटक कर रुक गई। मनान ने एक नज़र बिलाल को देखा, फिर अलवीना को देखकर मुस्कुराया। मेरी बीवी मुझे याद कर रही होगी। वो उठ खड़ा हुआ। गेट वेल सून। वो निकल गया और बिलाल मुतज़ब्ज़िब सा दरवाजे में से ज़्यादा था। अलवीना ज़ब्त की हदों को छूती लेटी रही, फिर झटके से उठी। बेड के करीब रखे सैंडल पहनने लगी। तबीयत क्यों खराब हुई? उसका लहजा मखसूस सा स्पॉट था। अलवीना ने तुनक कर जूते का स्ट्रिप बंद किया। अब खराब रहने लगी है। वो अब खुले बालों का जूड़ा बांध रही थी, लेकिन आंखें भीगने को तैयार थीं। हर रोज़ अलवीना के लिए एक नया राज अफ़शा होने के लिए तैयार है। सब अलवीना को इस्तेमाल करते हैं और जब दिल भर जाता है तो कहते हैं, चलो अलवीना को तंग करें, इसका मजाक उड़ाएं और उसे कहीं फेंकाएं। वो पैर पटक कर उठी। नजरें झुकी थी और लबों से शिकवे जारी थे। वो मुसलसल बेख्याली में कुछ कह रही थी कि बिलाल ने यकलक इसके मुंह पर हाथ रखा। अलवीना ने पूरी कुव्वत से मुज़ाहमत की। एनीसिना में बालकोनी से गुजरती पप्पू की आवाज़ आई। वो जो ही मंजर में आई, बिलाल ने हाथ उठा लिया। हाय, ये क्या हाल बना दिया है मेरी बेटी का। वो बिलाल के साथ अस्पताल से घर आई थी। अब हस्ब मामूल वो बिलाल से गिला कर रही थी। अलवीना को सीने से लगाए खड़ी थी। अलवीना का ज़ब्त टूट रहा था। सब गम मिलते हैं तो आंसू को तहरीक मिलती है। इसके आंसू का सैलाब बह जाने को था, लेकिन उधर फुफ्फो थी, उधर बिलाल था। वो दोनों जल्द रुखसत हो गए। फुफ्फो अलवीना की तबीयत का पता करने आई थी। बिलाल पप्पू को वापस अस्पताल छोड़ने गया था कि हानिया वहाँ मनाने अकेली थी। अलवीना ने सबसे पहले आईपॉड उठाया। सारे मैसेज पढ़ती गई, डिलीट मारती गई। सब झूठ था, एक शराब था। मैसेज डिलीट हुए तो उसने आईपॉड उठा और पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। धनाके की आवाज़ आई और स्क्रीन टूट गई। फिर उसकी निगाह मेज़ पर रखे खतूत के डिब्बे पर पड़ी। सब झूठे खतूत थे, सब झूठी बातें थी। मेरी जासूसी क्यों करते हो? आपकी जासूसी नहीं करूँगा तो ज़िंदगी में और क्या करूँगा मिस जहांदाद? मुझसे मोहब्बत करते हो? करता था। फिर अब मैं जान गया हूँ कि मोहब्बत हमेशा एक तरफ़ा होती है। अलवीना ने गत्ता फर्श पर उल्टा दिया। सफ़ेद कागज़ फैल गए। उसने सीढ़ियाँ उतरकर किचन का रुख किया। माचिस कहीं नहीं मिली। वो हाथ मारती रही, फिर बेख्याली में बिलाल के कमरे में आई। दरवाज़े खंगाली तो लाइटर नज़र आया। वो लाइटर उठाए अपने कमरे में आई। कागज़ों का ढेर लगा हुआ था। मिस जहांदाद, मोहब्बत हद से बढ़ने नहीं देती। जो हद पार कर जाए वो मोहब्बत नहीं होती। और तुम्हारी मोहब्बत? तुमने कहा था तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। अलवीना सब जला देगी। वो दिल की नहाखानों से उसकी हर याद मिटा देगी। उसने खत उठाया और उसे लाइटर से जलाया। फिर दूसरा, तीसरा, और जलते खत कागज़ों पर फेंक दिए। एक और खत उठाया और उसे लाइटर की आग से छुआ। अलवीना, बालकोनी से गुजरता बिलाल दम रह गया। अलवीना, क्या कर रही हो? वो लपक कर कमरे में आया और लाइटर छीनना चाहा। अलवीना ने मज़ाहमत करते हुए खतूत को मजबूती से थाम लिया। बिलाल ने इसके दोनों बाजू थाम लिए। अलवीना ने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़वाते हुए चीख मारी, फिर हैजानी अंदाज में चीखने लगी। अलवीना! वो उसे संभालने से आजिज़ था। अलवीना ने बाजू छुड़ाए और जलते कागज़ों के करीब घुटनों के बल बैठी। लाइटर उठाया और कागज़ जलाने लगी। उसके हाथ कागज़ की तपिश से सुर्ख हो गए थे। दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी। बिलाल ने उसे कमर से खींचकर आग से दूर किया। उसका आग में लगता दुपट्टा उतारकर दूर फेंका। वो चीख रही थी, खुद को छुड़ा रही थी।
बिलाल ने सख्ती से उसे बाहों में कैद कर लिया। मुझे जलाने दो, मुझे सब जलाने दो, वो बड़बड़ा रही थी। बाजू हटा रही थी। बिलाल का हाथ तंग हो गया। उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। सब जल जाएगा अलवीना, लेकिन तुम खुद को क्यों जला रही हो? उसने हौले से कांपती लरस दी अलवीना के कान में सरगोशी की। अलवीना का आग की मानिंद वजूद ढीला पड़ा। फिर इतनी ही सख्ती से उसने अपना सर बिलाल के सीने में दिया। आई लव्ड हिम, उसकी मध्यम आवाज बिलाल के दिल ने सुनी थी। क्या तुम यकीन करोगे बिलाल, मैंने उसे कभी नहीं देखा, उसे कभी नहीं सुना, उसे कभी नहीं छुआ, मगर आई लव्ड हिम। बिलाल की शर्ट का अगला हिस्सा तरबतर हो रहा था। आंसुओं का वो सैलाब खुलकर बाहर आ रहा था। मैंने जुर्रे से बेपनाह मोहब्बत की। मेरा दिल हमेशा की तरह हमकता था। मेरा दिल इसके बगैर बेचैन रहता था, लेकिन सुकून, उसके सिर्फ लफ्ज़ ही सुकून देते थे। उसके लफ्ज़ मरहम थे। मैंने इससे मोहब्बत नहीं करना चाही थी। इसको कभी नहीं चाहा था बिलाल, कि मुझे पता है कि उसने आंखें मूंद ली। आई लव्ड हिम। क्या मेरी यही सज़ा है कि मुझे अंत में कुछ नहीं मिलेगा? उसने सर उठा के बिलाल की आंखों में देखा। जैसे मुझे वो नहीं मिला, क्या मुझे सुरेश भी नहीं मिलेगा? क्या मुझे मुझे सिर्फ हिजर मिलेगा? सिर्फ दर्द मिलेगा? बिलाल का चेहरा सपाट था। वो जाने सब सुन रहा था या नहीं, कुछ कह रहा था। उसने खामोशी से सर झुकाया और वीना का सर सीने से लगा लिया। पूरी रात अलवीना का सर उसके सीने पर सर धरा रहा था। पूरी रात वो अकड़ो बैठा रहा था। वो आंसू बहाते नींद की आगोश में चली गई और वो पूरी रात पत्थर का बना बैठा रहा। फिर क्या, मोहब्बत छोड़ देने के लिए तैयार है मिस जहांदाद? दुनिया फना हो जाएगी, अलवीना जहांदाद की मोहब्बत फना नहीं होगी। उसके आंसू खून बन जाएंगे, लेकिन बहना नहीं छोड़ेंगे। सब ओवर। बिलाल के बस में होता तो वो कार को भी जहाज की तरह उड़ा के ले जाता। अलवीना के फ़ोन की लोकेशन ऑफ थी, उसका पता न था। वो कोर्ट गई थी, यहाँ तक वो जानता था, और उसके आगे सब निशानात गायब थे। वो अब जंगल से महक सड़क पर भगा रहा था कार। आंखों में इज़्तिराब था, लेकिन चेहरा सपाट था। फिर फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और बीप की आवाज़ आई। बिलाल की नज़रें फ़ोन पर मरकूज़ हुईं। नीला दायरा जंगल में एक जगह ज़ाहिर हो रहा था। बिलाल की जैसे जान में जान आई। सड़क पर सीधी दौड़ आई। दौड़ती कार ने बेख्तियार मोड़ लिया और दरख्तों के दरमियान से गुजरती जंगल की ऊंची-नीची ज़मीन में उतर गई। उसे अलवीना का फ़ोन मिल गया था। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन सिम अंदर ही थी। उसने शदीद इज़्तिराब की हालत में फ़ोन उठाया था। और तुम कहाँ हो अलवीना? वो ज़ेरे लब बोला। उससे बहुत दूर बरगद के पास लेटी अलवीना आखिरी सांसें ले रही थी। इस तारीख जंगल में खड़े-खड़े जुर्रेस थक गया था। कई बार उसने वापसी का सोचा। हर सू की तरह ख़याल ज़हन में उमड़ रहे थे, लेकिन मर्द बनकर खड़ा रहा। फिर दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक आदमी चला आ रहा था। जुरेज़ ने सामसिंग की टार्च रोशन की और वही मौक्कल था जिसे जुरेज़ ने महीना कबल छुड़ाया था। उसने माथे पर हाथ रखकर सलूट करने वाले अंदाज में सलाम किया। जुरेज़ ने बस सर को हल्का सा खम किया। आदमी ने बैग जुरेज़ को थमाया। आपकी फीस पूरे 10 लाख। जुरेज़ ने गिनने की ज़हमत नहीं की। बैग लिया और जूं का तूं मर्सिडीज़ की बैक सीट पर उछाल दिया। मेरे साहब आपसे मिलने चाहते हैं। इन्हें आपसे काम है, आने वाले आदमी ने बताया। जुरेज़ ने मुंह फेर लिया। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया। तुमने उसी के पैसे दिए हैं। मैं तुम्हारे साहब का नौकर नहीं हूँ जो इनके एक बार कहने पर चल दूँ। हमारा भाई कत्ल के केस में फंसा है साहब। उसको मज़ीद 10 लाख है। बस दे या बाइज्जत बरी कराना तो आपके लिए आसान होगा। जुरेज़ इसकी बात सुनकर रुक गया। आदमी मुस्कुराया, उसे चलने का इशारा किया। जुरेज़ पैदल उसके पीछे-पीछे चला। जंगल में अंदर कहीं रोशनी नज़र आ रही थी। आदमी उसे वहीं वापस लेकर जा रहा था। वो पुराना सा मकान था। वहीं एक आदमी पत्थर पर बैठा सिगरेट सुलगाए हुए था। चंद मुसल्लह अफराद आस-पास खड़े थे। जुरेज़ इन्हें देखकर ठठक गया। जस्टिस सलमान ने ठीक कहा था कि वो नहीं जानता वो किन लोगों में फंस गया है। वो सब इश्तिहारी थे। जुरेज़ सबको पहचानता था। आदमी अपने बॉस से मुखातिब था। जुरेज़ बस इन मुसल्लह अफराद की बंदूकों का जायज़ा लेता रहा, जिसके रोब व दबदबे को परखता रहा। जस्टिस सलमान का दामाद, सिगरेट पीते आदमी ने मुस्कुराते हुए जुरेज़ को देखा। उसकी निगाहें सवालिया थीं। जस्टिस सलमान का दामाद एक मुजरिम की हिमायत कर सकता है? जुरेज़ कुछ नहीं बोला। आदमी ने कई सवाल पूछे। जुरेज़ ने एक का भी जवाब नहीं दिया।
मेरा आदमी जेल जाने के करीब है। केस लोगे? उस शख्स ने आखिरी सवाल किया। जुरैज ने सर हिला दिया। इसलिए तो आया हूँ। कोर्ट में जस्टिस सुलेमान उसकी आड़े आ गए। तुमने मज़ीद इन इश्तेहारियों की हमायत की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी बेटी का शौहर हो। आपने अगर मेरे काम में टाँग अड़ाई तो मैं भूल जाऊँगी कि आप जज और मैं वकील हूँ। जुरैज मैं तुम्हारा पोल खोल दूँगा। वो घुराया और जुरैज खामोश निगाहों से उन्हें देखे गया। इसका नाजुक सर उनके हाथ में था। इसका नाजुक सिरा उनके हाथ में था। वो बहस नहीं कर सका। इसका रुख शहर वाले घर की जानब था लेकिन एसपी अवान ने उसे घर में कदम नहीं रखने दिया। कानून, जुरैज, वो गुस्सा थे, नाराज़ थे। तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी कानून की वफ़ा की और कहीं भूल कर भी कोताही नहीं की, लेकिन अफ़सोस कि तुम्हारा बाप तुम्हें कानून से वफ़ा करना नहीं सिखा सका। मुझसे आपकी तरह लोगों की नौकरी नहीं होती। वो सर झुकाए खड़ा था, लहज़ा धीमा था। एसपी अवान ने कुछ कहे बगैर उसे पलटने का इशारा कर दिया। वो नाराज़ थे और जुरैज ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। वो भी नाराज़ थे। नाराज़ी जायज़ थी। जब गुस्सा नहीं होंगे, तो वो मना लेगा। उसे मर्सिडीज़ बंगले के सामने रोकी। खुद पर जबर करके अंदर आया। दहलीज में खड़े होकर उसने देख लिया था कि शफ़क़ अपने बाल फैलाए बिस्तर पर लेटी गुनगुना रही थी। उसे देखकर झटपट से उठी। उसके करीब आ गई। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की डार्लिंग, तुम्हें कितने मैसेज किए। अब तुम मुझे इग्नोर करोगे? मुझसे बात नहीं करोगे? वो मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी उँगलियों से उसका गाल छूते हुए कह रही थी। जुरैज ने टाई खींचकर घड़ी उतारी। शफ़क़ ने नरमी से उसका कोट उतारने की कोशिश की, तो जुरैज 2 कदम पीछे हट गया। फिर क्या सोचा तुमने हमारे हनीमून के बारे में? वो बालों को उँगली पर रोल करते हुए बोली। जुरैज का दिमाग 1 मिनट में ही खराब हुआ था। सो, हो गया। हम जहन्नुम जाएँगे शफ़क़। वो बड़बड़ाया और कोट खींचकर बाजू पर डाला। धप-धप करता दूसरे कमरे में आ गया। शफ़क़ पीछे आई तो जुरैज ने दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद किया। बेड पर आ लेटा और करीब से फ़ोन उठा लिया। अलवीना के ढेरों मैसेज, लाखों कॉल्स। जाने कब से आ रही थीं और बस आ रही थीं। जुरैज के तासुरात बदलते नज़र आए। उसने जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स खोला और हाय का मैसेज टाइप करना चाहा लेकिन रुक गया। वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है जुरैज। आखिर इसका क्या कसूर है? उसकी उँगलियाँ काँपने लगीं। तासुरात दोबारा पथरा गए। तुम भी उसे बचा रहे हो जुरैज। तुम्हारा क्या कसूर है? उसने सेलफ़ोन ऑफ किया और बाजुओं को तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया। शफ़क़ रात भर वक़्फ़े-वक़्फ़े से दरवाज़ा खटखटाती रही। जुरैज रात भर जागता रहा। अलवीना जहांदार ने अपनी सूजी हुई आँखों से खुद को सिंक के ऊपर लगे आईने में देखा। वो ढीला-ढाला लिबास पहने हुए थी। बाजू आस्तीन से मुड़े हुए थे। ब्लॉन्ड हेयर उलझे थे। चेहरा मुतवर्रम और आँखें अंदर को धंसी हुई थीं। वो कहीं से इस वक़्त खूबसूरत नहीं लग रही थी कि कोई देखता तो बहुत डर जाता। वो लाचार ज़रूर नज़र आ रही थी, कोई देखता तो तरस खाता। तो मैं खाला के घर ड्रॉप कर दूँगा और शाम को ले लूँगा। फूफो की तीनों बहुएँ उम्मीद से थीं और बिनिश की करीबी सालगिरह करीब थी। बिनिश की बेटी की सालगिरह करीब थी। सब फंक्शन इकट्ठे मनाए जाने वाले थे। बिलाल ने उसे इत्तला दी। हमेशा की तरह इसका भी चेहरा स्पार्ट था और लहजा भी। अलवीना ने बिलाल को देखा तो इसका चेहरा पसमुड़दा था। झुककर फ़ोन को देखा। जुरैज की कोई कॉल न पाकर चेहरा तारीक हो गया। फिर उसने सर उठाया और अचानक इसका चेहरा तारीक था। जहाँ तक जा सकती हो, जाऊँगी। उसने हौले से कहा और नल खोला। हाथों के प्याले में पानी भरा और चेहरा धोया। चेहरे पर मास्क लगाया। लंबा शावर लिया और अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहना। हाई हील्स पहने और सिर्फ लिपस्टिक लगाई। बाल स्ट्रेट किए और कंधों पर खुले छोड़ दिए। फ़ोन उठाकर देखा तो बिलाल के उसे लेने आने में अभी 2 घंटे बाकी थे। वो जानती थी इन 2 घंटों में उसे कहाँ जाना है। जुरैज एक लम्हे के लिए नज़रें नहीं हटा सका। हुस्न लाजवाल रहता है और मोहब्बत जावदानी होती है। उसने कतनी कतरा कर निकलना चाहा लेकिन अलवीना उसके कार के शीशे से लगी खड़ी थी। मुझे देर हो रही है अलवीना। उसने नरमी से कहकर लॉक खोलना चाहा। निगाहें झुकी थी। अलवीना ने सनग्लासेस उतारी। धूप में उसकी आंखें छोटी हो गई। हम दोनों जुदा नहीं हो सकते जुरैज। हम जुदा हो चुके हैं। उसने सख्ती से लॉक पर हाथ रखा। अलवीना ने उसका बाजू थाम लिया। तुम मुझे छोड़ चुके हो। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या चाहती हो तुम? जुरैज ने बिगड़कर हाथ लॉक पर से हटाया और वीना की आंखों में देखा। अगर मुझे भरोसा होता कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें आज अपनी बीवी बना लेता पर वो मजबूर सा दिखाई दिया। मैं वाकई एक बुज़दिल मर्द हूँ
آج مجھے نہیں پتا کہ کل میں زندگی میں کیا قدم اٹھاؤں گا۔ میں خود کو بچا نہیں سکتا تو میں کیسے بچاؤں گا؟ خود کے لیے آج تک سٹینڈ نہیں لے پایا، تمہارے لیے کیسے لوں گا؟ تمہیں مجھے بچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی زریز، میں خود کو خود بچاؤں گی، اس نے لجاجت سے کہا۔ زریز کا سر نفی میں ہل گیا۔ پھر خود کو بچانے کا انتظام کر لو۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ سب ختم ہونے والا ہے۔ الوینا کا ہاتھ لاک پر تھا، لیکن زریز نے سختی سے ہٹا کر لاک کھول لیا۔ الوینا کلس کے رہ گئے اور دور کھڑے آدمی نے یہ منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ زریز کورٹ سے نکلا تو گردن اونچی تھی۔ وہ پروسیکیوٹر اور مدعی پر ایک بھی ٹھوس الزام نہیں لگا سکا، لیکن وہ مقدمہ جس کا آج فیصلہ ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا۔ یہ فائنل ہیئرنگ تھی۔ ریجنل کورٹ کے جسٹس سلمان خود جج سے پاس پرس کرنے آئے تھے۔ جج سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جسٹس اس لیے غصہ ہے کہ اس نے دفاعی وکیل کی خاطر مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا، یا اس لیے کہ اس نے زریز حسن کے مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جسٹس سلمان، ایک تاریخ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جسٹس سلمان کا پارا نقطہ ابال کو پہنچ چکا تھا۔ زریز حسن ان کو بے عزت کروا رہا تھا۔ زریز حسن، وہ کل کا لڑکا جس کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ انہیں کیسے بے عزت کر سکتا تھا؟ بلال کو امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی غم سے ابھر پائے گی۔ الوینا جہاں داد کا سٹائل الوینا کا خاصا تھا، لیکن اس کی وہ مخصوص اکڑی گردن وہ غائب تھی۔ بلال نے اسے دیکھا تو خلاف معمول اس کا سر بلال کے سامنے نہیں اٹھا۔ اس نے الوینا کو مخاطب کیا تو خلاف معمول اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ وہ آج طنز نہیں کر رہی تھی، وہ آج رو بھی نہیں رہی تھی۔ پھپھو کے گھر منعقد فنکشن اس کے لیے ہمیشہ کی طرح بورنگ تھا، لیکن منان، اس کی نظریں بے اختیار منان کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ وہ جھوٹا دغاباز آدمی، اس کی نظریں ہانیہ پر ٹک گئی تھی۔ وہ خوش قسمت عورت، اس کا دل متلایا، سینہ بھاری ہو گیا۔ اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا، بے چینی سے پہلو بدلا اور خوش قسمتی تھی کہ بلال اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹن گھٹن اسے مار رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ تو تنگ کپڑے پہننا چھوڑ دو نا۔ بلال نے اس کی اندرونی خواہشات سے بے پرواہ فضول سا تبصرہ دیا، جسے سن کر الوینا کا بوجھ بڑھ گیا۔ نگاہیں اپنے وجود پر ٹک گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے، وہ تنگ کپڑے پہننا کیسے چھوڑ دے؟ کیونکہ وہ تو انہیں میں اچھی لگتی ہے۔ زریز دوسرے کمرے میں جانے لگا تو شفق نے اسے بازو سے کھینچنا چاہا۔ میں تو تمہیں تنگ بھی نہیں کرتی زریز، دوسرے روم میں کیوں جاتے ہو؟ وہ سمجھ نہیں سکا وہ دوسرے کمرے میں کیوں جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس پر حاوی تھی، لیکن زریز کی مرضی کے بغیر اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ پھر خطرہ کس بات کا تھا؟ یہ علیحدگی کا کیا چکر تھا؟ تم میری باتوں سے پریشان ہو جاتے ہو نا؟ وہ خود ہی ہنس رہی تھی۔ پاپا بھی اکثر تنگ آ جاتے تھے، میں کچھ زیادہ ہی بول جاتی تھی، میں بہت زیادہ نروس ہو جاتی تھی۔ وہ متفکر سے تھوڑی طرح بائیں ہاتھ کی انگلی رکھے دوسری انگلی سے سر کھجا رہی تھی۔ زریز لمحہ بھر کے لیے رکا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ میرے سامنے اپنی معصومیت کا ڈرامہ نہ رچایا کرو شفق۔ اس کی دبی دبی آواز میں غصہ تھا۔ شفق نے لمحہ بھر میں کان پکڑ لیے۔ ناراض مت ہونا، میں چپ ہوں، بالکل چپ۔ ساتھ ہی اس نے درمیانی انگلی ہونٹوں پر رکھی۔ زریز نے بھی پلٹ کر حسب معمول ٹائی اتاری، گھڑی کھولی۔ زریز، وہ بس ایک لمحے بعد اس کی پشت پر کھڑی اس کی گردن میں بازو ڈال چکی تھی۔ مجھ سے دوبارہ پیار کرو نا۔ وہ عقب سے اس کے کوٹ پر سر رکھی آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ زریز اب رو اٹھائے بے چینی سے گھڑی اتار رہا تھا۔ اس نے سنا شفق کہہ رہی تھی، تم بچے کو بہانہ بنا کر مجھ سے دور دور رہتے ہو، بچے کی وجہ سے مجھ سے اعتراض برت رہے ہو۔ میں بچہ ضائع کروا دیتی ہوں۔ میں آئندہ تم نے بچہ ضائع کروانے کی بات کی تو میں تمہیں ضائع کر دوں گا شفق۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ شفق نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ پھر میں کیا کروں کہ تم مجھ سے پیار کرو؟ وہ روحانسی نظر آئی۔ زریز پپھر کر ہٹا۔ بس مجھ سے دور رہو۔ اس نے شرٹ کے اگلے 2-3 بٹن کھولے اور الماری سے اپنی نئی پریس شدہ شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ عقب میں شفق پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کی مدھم سی آواز ابھری۔ جب تم ناراض ہوتے ہو تو وہ تمہیں منانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ زریز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر زریز کو دیکھا۔ یہی تو فرق ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ وہ منانے کے لیے کیا کرے۔ وہ اتنا کہہ کر گھوم گیا، الماری سے شرٹ نکالی، تبھی سینے پر شفق کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس کی کمر سے لپٹ گئی تھی، سر کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ آئی لو یو زریز۔ اس کی آواز بہت باریک تھی، بالکل بچوں جیسی۔ زریز گھوم گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟
उसका चेहरा सपाट था। शफ़क़ गर्दन टेढ़ी किए सोचती रही। तुम ना मुझसे प्यार करो, हर वक़्त, हर पल। पर मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। उसके लिए ये नामुमकिन था। शफ़क़ खिलखिलाई। फिर तो और भी आसान है। तुम बस मेरे पास करो। प्यार मैं कर दूँगी। उसने जुरैज़ की गर्दन में हाथ डालकर मुस्कुराकर कहा। जुरैज़ अब की बार पलट नहीं सका। शफ़क़ ने अपने बाजुओं को हल्का, बड़ा मज़बूत करते हुए उसके लबों को होंठों से छुआ। जुरैज़ को जैसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शफ़क़ ने लम्हा भर के लिए लब हटाए और फिर दोबारा उसकी सांसों में अपनी सांसें मिला दी। जुरैज़ की सारी हँसें मुर्दा थीं। शफ़क़ के लिए वो पत्थर का बन गया था। मुझे मुझे माफ़ कर दो, उसने नरमी से जुरैज़ के कान में कहा। जुरैज़ का सर नफ़ी में हिल गया। बस एक बार, उसने लब जुरैज़ के कान पर रख दिए। जुरैज़ का सर नफ़ी में हिलता रहा। सॉरी जुरैज़। वो इसकी शर्ट पर हाथ रखकर इसकी आंखों में देख रही थी, फिर होने से झुकती रही। जुरैज़ के कदमों में आ बैठी। जुरैज़ ने सर झुकाया और कान पकड़े बैठी थी। मैं कभी वो हरकत दोबारा नहीं करूँगी। उसकी मोटी-मोटी आंखें भी तो भर गई थी। सॉरी। सुरेश का चेहरा वहशत ज़दा था। उसका सर बेख्तियार नफ़े में हिला, फिर बेख्याली में रुका, एक झटके से पीछे हटा और अपनी शर्ट उठाकर कमरे से निकल गया।